हाय, मेरा नाम गौरांक। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं ना आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टैक्स कैसे कहते हैं ना, टाइप ऑफ टैक्स पढ़ चुके, क्या टैक्स का रेट पढ़ चुके। और जो रेट है वो पर्सन के हिसाब से रेट अलग अलग है, और कुछ स्पेसिफाइड इनकम है उसके हिसाब से रेट अलग अलग है। ठीक है ना, ये दोनों चीज पढ़ चुके। इसके बाद में हम लोग पढ़ चुके सरचार्ज। हैवी सरचार्ज लगा दिया, हैवी सरचार्ज बहुत लगा दी, टैक्स की टैक्स लगा दी, मार्क टैक्स लगा दिया। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, जो अगला कंसेप्ट है, जो ये सरचार्ज है ना, सरचार्ज। सरचार्ज को क्या करने के लिए, सरचार्ज बहुत लग गया, बहुत सरचार्ज लग गया। अब सरचार्ज को क्या करने के लिए, रिलीफ देने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया हुआ, मार्जिनल रिलीफ। है ना यार, इतना हैवी टैक्स लगा दिया, मतलब टैक्स भी लगा दिया, सेस भी लगा दिया, अब सरचार्ज लगा दिया, इतना सारा सरचार्ज। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लेके आई, मार्जिनल रिलीफ। बोले बोले कोई दिक्कत नहीं, हम तुम पे टैक्स तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। अब मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या है? मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि अगर कुछ अमाउंट, मतलब इनकम बढ़ने की वजह से, अगर इनकम आपकी बढ़ गई, भाई इनकम ज्यादा होती है, जैसे कंपनी के केस में, भाई कंपनी के केस में क्या प्रोविजन है? कंपनी के केस में प्रोविजन ये है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो आप पे सरचार्ज लगेगा। अब आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से 500 रुपए ज्यादा हो गया तो क्या टैक्स ज्यादा लगा लोगे क्या? मतलब इतना टैक्स लग जाएगा कि 500 रुपए जितनी इनकम हुई उससे ज्यादा हमें टैक्स देना पड़ रहा है। फिर तो मारे गए, फिर तो हमारा इनकम कमाना 500 रुपए बेकार हो गया। भाई अगर हमने 500 रुपए कमाया, 500 रुपए कमाने के चक्कर में हमारी जेब से 2 लाख रुपए चले गए, तो भैया 100 रुपए 500 रुपए दिखाएंगे ही ना। हमने दिखाएंगे 500 रुपए, हम नहीं बताएंगे कि हमने 500 रुपए कमाए भी। बात समझ मुझको। भाई सरचार्ज क्या कर रहा था? सरचार्ज ये तो कर रहा था कि 1 करोड़ से अगर 1 रुपए भी ज्यादा होगा आपका तो उस पर सरचार्ज लग जाएगा, और सरचार्ज तो पूरे टैक्स पे लग रहा था। भाई सरचार्ज किस पे लग रहा था? टैक्स पे तो लग रहा था। सरचार्ज टैक्स पे लग रहा था। तो भैया यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ टोटल इनकम, ये कंपनी की बात कर रहे हैं, इफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपए, लेट्स से 1 करोड़ 100 रुपए हो गई है, अब इस पर सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज लगेगा ना, 7% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया ना, सरचार्ज लगेगा 7%, इंडियन कंपनी है। तो देखो 30% टैक्स कितना हुआ, कितना टैक्स हो गया? 30 लाख 30 रुपए। सही है, इस पर सरचार्ज 7%। सही है, अब सरचार्ज और टैक्स कितना हो गया मिला के? ये वाली अमाउंट हो गई। अब एक्स्ट्रा टैक्स कितना लग गया? अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होती तो कितना टैक्स था? 30 लाख रुपए। अब 1 करोड़ से 100 रुपए ज्यादा हुई, बस 100 रुपए ज्यादा हुई, और 100 रुपए बढ़ने हुए तो कितने टैक्स हो गए भैया? 32 लाख 10 हजार 32 रुपए। 2 लाख रुपए का ज्यादा आ गया भैया, यहाँ पे 2 लाख रुपए आप पे ज्यादा आ गया टैक्स। 2 लाख 10 हजार 32 रुपए ज्यादा टैक्स आ गया। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है भैया, जो आपसे एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है, इनकम से ज्यादा जितना टैक्स बन रहा है एक्स्ट्रा, उसकी आपको क्या मिल जाएगी? रिलीफ मिल जाएगी। इसे इसे हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। सर बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई कि भैया आपकी इनकम बढ़ी 100 रुपए, और टैक्स आपको कितना देना पड़ रहा है ज्यादा? 2 लाख 10 हजार रुपए का, 2 लाख 10 हजार समथिंग समथिंग मान लो आप, इतना टैक्स बन रहा है, इतना टैक्स हमें ज्यादा देना पड़ रहा है सरचार्ज की वजह से। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया मत परेशान हो, कोई दिक्कत ना है आपको, तो भैया हम सिर्फ 100 रुपए लेंगे हमसे, आपसे जितनी आपकी इनकम ज्यादा है, जितनी आपकी इनकम ज्यादा है बस उतना ही टैक्स लिया जाएगा सरचार्ज की वजह से, उससे ज्यादा टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। टेंशन मत दो, गवर्नमेंट ने ये आपको क्या लेके आई है? मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, और ये मार्जिनल रिलीफ सभी के केस में, सभी टाइप ऑफ पर्सन के केस में एप्लीकेबल होगी। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं आई भैया? सभी के केस में मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो ये आपका मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपका मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि आप पर जो टैक्स एक्स्ट्रा बैठेगा वो आपकी जितनी इनकम एक्स्ट्रा है उस तक बैठेगा, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा टैक्स आप पर। सही है? बाकी अगर ज्यादा टैक्स बैठा तो उतनी क्या मिल जाएगी आपको? मार्जिनल रिलीफ। क्लियर है? बात समझ आ गई भैया? सरचार्ज लगता किस पर है? टैक्स पर लगता है। किस पर लगता है? टैक्स पर। यह याद रखना, सरचार्ज टैक्स पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता है। इनकम पे लगता है टैक्स।
और टैक्स पे लगता है सरचार्ज। और एजुकेशन सेस भी किस पे लगता है? इनकम पर नहीं लगता है भैया, एजुकेशन सेस भी किस पे लगता है? एजुकेशन सेस किस पे लगता है? टैक्स पर लगता है या फिर इनकम पर लगता है? भैया वो लगता है टैक्स पर, इनकम पर नहीं लगता है। सही है, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं भैया, आज के दिन के सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ये क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा, क्या कहता है? देखो ये ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको काम आएंगी आगे जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये क्या कह रहा है कि जो चैप्टर 6 की डिडक्शन है, चैप्टर 6 की डिडक्शन कौन सी है भैया? 80C से 80U तक जो डिडक्शन है ना, जो डिडक्शन आपको क्लेम होती है LIC की, है ना, अभी पढ़ोगे आप, सेपरेट चैप्टर है इसका, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाऊंगा इसके बारे में। 80C से 80 तक LIC हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, PPF हो गया, है ना, ये काफी सारी डिडक्शन आपको मिल जाती है। मेडिकल क्लेम हो गए, है ना, काफी सारी डिडक्शन मिलती है आपको। तो ये कह रहा है भैया, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है ऐसा है, ये वाली जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है ना, अगर आप ये टाइप ऑफ इनकम कमा रहे हो ना, ये वाली इनकम आपके पास में आ रही है, तो भैया ये वाली डिडक्शन हम ये वाली इनकम से नहीं देंगे। बात समझ में आई या ना आई? सर आई या ना आई? कैसे समझो भैया, ऐसे समझो कि अगर, ऐसे समझो, मैं बताऊं कैसे समझोगे आप, है ना, तब समझ में आएगी। एग्जाम्पल समझो, 5 लाख की आपकी टोटल इनकम है। कितनी है? 5 लाख की टोटल इनकम है। कितनी इनकम है? 5 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें आपका सेक्शन 112 वाला जो प्रॉफिट है वो है 4 लाख का। कितना है? 4 लाख का। और आपने 4 लाख का तो है 112 वाला प्रॉफिट, 112 वाला प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, अदर देन 112A वाला, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म नेचर का जो होता है, उसको कहते हैं 112 वाला प्रॉफिट। उस पर लगता है 20% का टैक्स। क्लियर? अब कह रहा हूँ ये 4 लाख की तो ये वाली कैपिटल, ये वाली इनकम आपकी, और 1 लाख रुपए आपकी अदर इनकम है ना, हाउस प्रॉपर्टी से मांगो यार, हाउस प्रॉपर्टी। तो कितनी होगी टोटल आपकी? 5 लाख ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी होगी? 5 लाख ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? अब आपने क्या करा? 1.5 लाख रुपए 80C में लगाए। काय में लगाए? 1.5 लाख रुपए 80C में लगाए। तो भैया क्या, चूंकि 5 लाख की इनकम हो गई आपकी, क्या 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? ना बाबा ना, 1.5 लाख की ना मिलेगी। डिडक्शन हम आपको देंगे 1 लाख रुपए की। हमने कही ना आपसे कि चैप्टर 6 की जो डिडक्शन है वो आपकी सिर्फ ये वाली स्पेसिफाइड इनकम से नहीं मिलेगी। तो अब आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? 1 लाख रुपए की, मतलब आपकी 4 लाख रुपए क्या मानी जाएगी? टोटल इनकम। सही है? 1 लाख रुपए की डिडक्शन हम आपको क्लेम नहीं करेंगे स्पेसिफाइड इनकम से। तो भैया मैंने यहाँ पर ना लाम लिख दिए हैं, एक बार इसे पढ़ लियो, समझ लियो। ये लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट है, उस पर हो रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है? 111 वाला स्पेसिफाइड एसेट्स होती है ना, इक्विटी शेयर बेच दिया आपने, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेच दिए, है ना, ये शॉर्ट टर्म नेचर का है, ये लॉन्ग टर्म नेचर का है। लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा आपने होल्ड कर दिया शेयर्स को। इनकम फ्रॉम बिनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉस पर्चेस, है ना, इसको आपने बेचने से, इसको आपको अगर इनकम हो रही है तो इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है? डिविडेंड की जो इनकम हो रही है उसमें भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अनडिस्क्लोज इनकम कोई भी है उसमें भी आपको बेनिफिट वाला नहीं मिलेगा चैप्टर 1C से 80U तक। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। अब एक चीज और समझ लियो आप, क्या समझ लियो? अब आप अगर रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल रेसिडेंट आप हो, तो भैया अगर आपका सेक्शन 112, 112A, 111A, इसका अगर आपका कोई इनकम है, तो इसमें से आपकी कोई भी जितनी भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रह जाती है यूज करने को अदर इनकम से, तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी रह जाएगी वो आप इस इनकम में से यूज कर लेंगे। सर ये तो मैंने बता दिया, अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। सर जरा थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए समझा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देते हैं। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 3 लाख रुपए का। कितना है? 3 लाख रुपए का। और अदर इनकम आपकी कितनी है? 2 लाख रुपए की है। क्लियर? टोटल इनकम आपकी कोई कोई आपकी 80C वाली डिडक्शन है नहीं, टोटल इनकम आपकी हो गई 5 लाख रुपए की। कितनी हो गई? 5 लाख रुपए की।
अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो जिसकी है 60 साल के नीचे कितनी है भैया, 2.5 लाख तक। कितनी है भैया, 2.5 लाख तक। तो 2.5 लाख तक है तो भैया 2 लाख रुपए तो इससे एडजस्ट हो गए आपके, बचे 50,000 रुपए। तो भैया कह रहे हैं जो आपकी 2.5 लाख की लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो आप इन वाले हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इन वाले हेड से क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी आपकी बेसिक एग्जम्पशन। बेसिक एग्जम्पशन ये कौन सी, ये अलग क्यों करी हुई है, क्योंकि इस पर क्या है, स्पेशल रेट है। क्या है, स्पेशल रेट है, इसलिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रह गई है वो आप 50,000 की जो लिमिट रहती है वो आप किससे एडजस्ट करोगे, ये योर व्यू, आपका पॉइंट है। आप देखो आपको किससे घटाना है। भैया फैक्ट बात है, हम तो वही वाली इनकम कम करेंगे जिसमें से क्या है हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो बात समझ में आई या ना आई भैया? बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताई, बहुत सिंपल तरीके से आसानी से बताई मैंने आपको कि आपका क्या करना है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में। क्लियर है भैया? बात समझ में आई? हम आगे बढ़े, आगे बढ़िए सर। अब एक कॉन्सेप्ट है रिबेट 87A। क्या है, सेक्शन 87A रिबेट है। किसको मिल रही है रिबेट? ये रिबेट मिल रही है रेसिडेंट इंडिविजुअल को। याद रखना, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। क्या है ये, क्या भला है? इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है, इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। और अमेंडमेंट पहले क्या था, पहले आपको 2,500 टैक्स तक की छूट मिलती थी, अब इन्होंने बढ़ा करके 12,500 कर दी वो छूट। क्या कंडीशन है कि भैया आप तो पहले रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब नॉन रेसिडेंट तो चलेगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, ये आपको सीनियर सिटीजन को मिलेगी। आप रेसिडेंट होने चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। आप सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो टोटल इनकम है, याद रखना टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। टोटल इनकम का मतलब क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब सब पांचों हेडों की इनकम जोड़ लो, उसमें से घटाई दो। क्या घटाई दो, डिडक्शन घटाई दो। डिडक्शन घटाने के बाद जो अमाउंट आ रही है ना, उसको हम लोग कहते हैं भैया टोटल इनकम। तो ये जो टोटल इनकम है, अगर आपकी 5 लाख तक होनी चाहिए, टोटल इनकम का मतलब क्या, पांचों हेडों की भैया हेडों की इनकम जोड़ लो और उसमें से 80 से 80 तक की डिडक्शन घटा दो। बात समझ में आई? कोई भी आपका नेगेटिव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो भी क्या होगी, एडजस्टेबल होगी, है ना। इट्स ऑल्सो रिड्यूस एंड कंसीडर टू दैट टोटल इनकम। बात समझ में आई? अब जो डिडक्शन है, डिडक्शन भी घट जाएगी। 5 लाख की इनकम निकालने के लिए आपकी डिडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आई भैया? पांचों हेडों की इनकम जोड़ लो। मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने सही करी थी। क्या थी कि भैया जितने भी हेड किए पहले इनकम जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसमें उसमें जो भी करना है आपको, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है ना, क्लबिंग वगैरह जो करना है वो कर लो। करने के बाद में उसमें से डिडक्शन घटा दो, बचा जो आया वो ग्रॉस टोटल, वो आपकी हुई टोटल इनकम। तो टोटल इनकम की बात कर रहे हैं कि 5 लाख तक होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगी भैया 12,500 रुपए की। कितनी मिलेगी, 12,500 रुपए की मिलेगी। बात समझ में आ गई भैया? क्लियर? अब 12,500 रुपए की टैक्स घटाने के बाद में जो टैक्स आएगा उस पर लगेगा एजुकेशन सेस, है ना। एजुकेशन सेस कितना लग रहा है, 4% लग रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बात समझ में आई भैया? अब रिबेट अंडर 87 ऑन द बैलेंस टैक्स ड्यू। क्लियर? रिबेट नॉट अवेलेबल ऑन द एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A। 112A की जो इनकम होगी, मतलब कौन सी वाली इनकम, 112A में कौन सी होती है, आपने इक्विटी शेयर बेचे लॉन्ग टर्म नेचर वाले, लॉन्ग टर्म नेचर वाले। लॉन्ग टर्म कैसे कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैसे कहेंगे भैया, बात करेंगे कैपिटल गेन में। थोड़ा सा याद रख लो, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग करोगे उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सही है? इक्विटी शेयर के केस में इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसको आप बेच रहे हो, बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपको रिबेट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात समझ लो भैया? बात समझ आई? तो मैंने आपको पूरा बताया कि 87 है, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। आपकी इनकम अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट रेसिडेंट है तो उससे कह दियो, क्या कहना है भैया, इंडिविजुअल रेसिडेंट भैया आपकी 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपकी ये सब चीजें कंडीशन पूरी होती है। आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख तक रहती है तो। आगे बढ़े, अब भैया बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन की। डेफिनेशन की इसलिए बात कर लेते हैं, डेफिनेशन के बारे में इसलिए बात कर लेते हैं भैया, आगे जब हम पढ़ेंगे, जब एक्ट आप पढ़ोगे, एक्ट जब पढ़ोगे तो एक्ट में ना कुछ टर्म्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे, कुछ शब्द आएंगे, शब्द शब्द आएंगे, शब्द। इन शब्दों का मतलब क्या है, क्या मतलब है इन शब्दों का। तो अच्छे डेफिनेशन दी कहाँ होती है किसी भी एक्ट में। जैसे जितने भी आपके एक्ट है ना, कितने भी एक्ट हो आपके, जो भी एक्ट है ना,
फुल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एक्ट हैं उसमें आपका मैक्सिमम मैक्सिमम एक्ट में सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन है जो उस एक्ट में यूज होने वाली हैं वो सेक्शन 2 में आपको दे रखी हैं। बात समझ में आ गई? तो भैया उसमें दे रखी हैं तो इसमें भी आपको दे रखा है। सेक्शन 2 में आपको जितनी भी डेफिनेशन है सब दे रखी हैं। बात समझ में आ गई सर? इतनी अगर आ गई हो आपके तो हम आगे बढ़ते हैं। भैया ये समझ लो कि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दे रखी है उसको तो हम लोग कहते हैं जर्नल डेफिनेशन। जर्नल डेफिनेशन अगर किसी भी हेड में, जैसे हमारे 5 हेड हैं इनकम कमाने के, पता है आपको? अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, उनको 5 हेड में डिवाइड किया हुआ है। तो सब 5 हेड में से किसी भी हेड में अगर कोई स्पेसिफिक मीन्स दे रखा है किसी भी डेफिनेशन का तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, फिर हम लोग जनरल डेफिनेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आई भैया? तो क्या कह रहा है? कह रहा है भैया हमेशा स्पेसिफिक बंदा सर्वोपरि होगा, जनरल बंदा सर्वोपरि नहीं होगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़े। टाइप ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है? भैया डेफिनेशन होता है 3 प्रकार की। कौन कौन सी डेफिनेशन होता है? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव से मतलब होता है कि भैया इसका मतलब ये है, बस इसका मतलब ये, मतलब इसका मीन्स है ना, वो इंक्लूसिव नहीं होती है। मतलब उन्होंने कह दिया ये तो ये, फिर आगे कुछ नहीं। इंक्लूसिव में क्या होता है? इंक्लूसिव में होता है भैया ये डेफिनेशन ना, ये डेफिनेशन सीमित नहीं है, ये ब्रॉड डेफिनेशन है, ये लोगों को जोड़ती चली जा रही है, जोड़ती चली जा रही है। जैसे आप पढ़ सकते हो सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम की डेफिनेशन। तो इनकम की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये खत्म नहीं हो रही है, इसका दायरा सीमित नहीं है, ये अनंत है। अनंत, जिस तरीके से ब्रह्मांड है उस तरीके से ये अनंत है, रुक नहीं रही है कहीं पर भी, अनंत है। हाइब्रिड डेफिनेशन। हाइब्रिड डेफिनेशन में इसमें क्या होता है? इसमें दोनों चीज हो जाती है। कैसे हो जाती है? इसमें आपको एग्जॉस्टिवनेस भी मिल जाती है और इंक्लूसिवनेस भी मिल जाती है, दोनों मिल जाती है। कुछ क्षेत्र के लिए क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है, और कुछ क्षेत्र के लिए क्या होती है? इंक्लूसिव हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड डेफिनेशन। तो भैया इस तरीके की आपकी टाइप ऑफ डेफिनेशन होंगी। अब हम लोग करते हैं आगे। अब ये असिसी क्या है? असिसी, असिसी, असिसी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन। अब पर्सन क्या है? पर्सन, पर्सन का मतलब भैया पर्सन मैं आपको बता दूं, पर्सन तो मैंने आपको बता भी चुका हूं कि AOP, BOI, HUF, इंडिविजुअल, कंपनी, कोई भी सही जिसको टैक्स देना बन रहा है, जिसको पेनाल्टी देनी बन रही है, सही है, उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम असिसी कहेंगे। अच्छा, क्लियर है भैया? एवरी पर्सन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। कोई भी बंदा जिसके खिलाफ में क्या चल रही है? इनकम टैक्स एक्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसका असेसमेंट चल रहा है। असेसमेंट चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी उस पर पेनाल्टी या टैक्स डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उस पर चल रहा है, अभी असेसमेंट चल रहा है। तो असेसमेंट चल रहा है भैया, जिस पर असेसमेंट चल रहा है इनकम टैक्स का उसको भी असेसी मानेंगे। बात समझ आ गई भैया? अब एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी, कुछ केस में क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं, मान लिया है, आप तो अतिथि हैं हमारे, मान लिया, पूछेंगे नहीं आपसे, आपको मान लिया हमने अतिथि। ये क्या होता है? जैसे एक फादर हैं, उनकी डेथ हो गई, अब उनके सन आ गए, सन क्या करेंगे? पिताजी की रिटर्न भरेंगे। तो जब सन पिताजी की रिटर्न भरेंगे तो इस केस में क्या है? हम क्या करेंगे? आपको क्या मान लेंगे? डीम्ड मान लेंगे अतिथि, आप डीम्ड अतिथि हो गए फादर की इनकम पर टैक्स देने के लिए। बात समझ में आ गई भैया? आगे आगे क्या है? आपने कोई डिफाल्ट कर दिया, आपने कोई इनकम टैक्स के एक्ट का डिफाल्ट कर दिया, तो आपको भी क्या मान लेंगे? हम असिसी मान लेंगे। बात समझ आ गई? सेक्शन 282, इसको क्लॉज पढ़ेंगे, सबसेक्शन नहीं पढ़ेंगे, याद रखना। सेक्शन 2 और 10 में क्लॉज पढ़ते हैं, बाकी सब में सबसेक्शन पढ़ेंगे, बाकी इसमें क्लॉज पढ़ेंगे। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 8, इसमें क्या वो रखा? असेसमेंट। असेसमेंट किसे कहते हैं? भैया आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लोगे तो भैया ये बताओ कि आपका काम पूरा, मतलब इनकम टैक्स का काम पूरा हो गया ना? आपने रिटर्न फाइल करी, उसके बाद में आपका क्या होता है? असेसमेंट। मतलब एओ जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे या फिजिकली देखेंगे कि आपने जो डिटेल दी है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आपको नोटिस भेजे जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई भैया? और इसमें रीअसेसमेंट भी शामिल है।
जैसे कोई ऑर्डर आपके आपके फेवर में पास हो चुका है, बाद में वो रीओपन हो जाता है, तो इस तरीके के इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे असेसमेंट कहेंगे। बात समझ आई भैया? सर समझ में तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, कोई दिक्कत ना है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, आ नहीं है बस, है ना? आना जरूरी है, समझने का आना जरूरी है। बाकी तो हम टेंशन मत लो आप, आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, आराम से मुझे व्हाट्सअप करो, ईमेल करो, आराम से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये कह रहा है भैया कंपनी का है, कंपनी तो बता दो कंपनी का है। तो भैया ऐसा है, ये तो कोई एक्ट वाली डेफिनेशन शॉर्ट में लिख देते हैं कि भैया कोई भी इंडियन कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडिया और नॉट, विच इज डिक्लेयर बाय द सीबीडी टू बी ए कंपनी, है ना? जैसे एक तो कंपनी इंडियन कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, एजुकेशन वो इंस्टीट्यूशन हो गए, और इसके अलावा कोई बंदा हो गया, आपको किसी भी स्पेसिफिक किस्म के मान लेंगे हम, आपको कंपनी मान लेंगे, हाँ, बाई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये जिसको सीबीडीटी ने क्या मान लिया है, कंपनी मान लिया है, तो ऐसे बंदों क्या कहेंगे हम, कंपनी कहेंगे। सीबीडीटी ने मान लिया, या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या फॉरेन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, है इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन हो, आपको तो भैया क्या मान लिया, सीबीडीटी ने कंपनी मान लिया है, इसके अलावा तो वो भी कंपनी मान जाएगी। बात समझ आ गई? फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, ये फॉरेन कंपनी मतलब है कोई भी ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। बात समझ आ गई भैया? बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से समझ आ गई, सही है। देखो कंपनी की डेफिनेशन तो हुई थी छोटी, है ना? कंपनी की डेफिनेशन तो छोटी थी, अब इसको भी डिवाइड कर दिया है, इंडियन कंपनी किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडियन कंपनी। इन कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, प्लस उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में। बात समझ आ गई? इंडियन कंपनी कौन सी है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, और कंपनीज एक्ट 2013 में हो या 1956 में हो, ठीक है, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है। और इंडियन कंपनी ऑल्सो इंक्लूड कोऑपरेशन स्टैब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्ट, उसको भी क्या कहेंगे हम, कंपनी ही कहेंगे, सही है ना? कैसे, देखो जैसे हमारा जो आईसीआई है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कंपनी ही कहेंगे। तो मतलब आप सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट या प्रोविजनल एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, उसको भी क्या माना जाएगा, कंपनी माना जाएगा। और कोई भी कंपनी जो जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, गोवा, दमन दीव, है ना, इनमें दिए हुए इनके दिए हुए एक्ट में भी अगर रजिस्टर्ड है, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इंडियन कंपनी मानेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि भैया आपको पता भी होगा जम्मू एंड कश्मीर में तो एक्ट अलग चलते हैं, है ना, बहुत सारे एक्ट हमारे एप्लीकेबल भी नहीं है, हालांकि अब ऐसा हो गया है, बट पहले तो उसको उसमें भी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, कंपनी ही माना जाएगा, इंडियन कंपनी। बात समझ में आ गई भैया? लेकिन एक कंडीशन है, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, याद रखना, दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक तो इन तीनों में से कहीं पर भी वो रजिस्टर्ड हो, प्लस उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्या कह रहा है भैया, ब्रॉड डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन है बिल्कुल, कोई भी पीजीबीपी की इनकम, कोई भी कैपिटल गेन की इनकम, सैलरी की इनकम, अलाउंसेस, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये वो मार तमाम चीजें, कुछ भी छोड़ा नहीं है इन्होंने, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, खत्म होने वाली है नहीं, नहीं खत्म होने वाली है, इंक्लूसिव डेफिनेशन भैया, बिल्कुल इंक्लूसिव डेफिनेशन, मैं शॉर्ट में लिख दिया, बिल्कुल इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, इंडिया क्या है, इंडिया, इंडिया को क्यों समझना चाह रहे हैं हम लोग, क्यों हम जानना चाह रहे हैं इंडिया क्या है? इंडिया को इसलिए जानना चाह रहे हैं, जो भैया इनकम टैक्स लग रहा है वो लग तो इंडिया पे रहा है, तो भैया इंडिया का मतलब तो बताए, तो इंडिया का जो नक्शा होता है, नक्शा, इंडिया को जो, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इंडिया का ये जो पूरा नक्शा है, नक्शा है ना, तो इंडिया का मैं मीन्स बता रहा हूं, ये पूरा एरिया, इसके ऊपर का एरिया, इसके ऊपर समझना, ऊपर ऊपर का एरिया मतलब पृथ्वी, आसमान वाला एरिया, मतलब जमीन का एरिया, जमीन के आसमान वाला एरिया, ये इंडिया कहलाता है। और ये जो आपकी बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री, समुद्र के किनारे बाउंड्री होती है ना, बाउंड्रिया, है ना,
इस बाउंड्री के पास में होती है रेतें, थोड़ा थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम जैसे समुद्र में जा रहे होते हैं, तो समुद्र के बाउंड्री में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो रेत होती है, रेत रेत, तो रेत वाला एरिया भी इंडिया का ही कहलाता है। जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, एकदम आपका वो आता है समुद्र टाइप का ना, कि आप बिल्कुल अंदर जाके फिर अब अंदर जाके सतह में जाके मतलब जमीन वगैरह होती है, तो वो वाला नहीं, मतलब उससे पहले का जो एरिया होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो भी इंडिया का पार्ट कहलाता है। एक चीज और, ये जो किनारा बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 न्यूट्रिकल माइल्स का मतलब क्या है, पर न्यूट्रिकल माइल्स में 1.8 समथिंग समथिंग 3 kg होता है, मतलब सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर आता है। तो 12 न्यूट्रिकल माइल तक का जो एरिया है बेस लाइन से वो भी क्या माना जाता है, इंडिया का पार्ट माना जाता है। मतलब उसके ऊपर वाला भी इंडिया का पार्ट माना जाता है, उसके नीचे जो सतह है पूरी, उसकी समुद्र की जो सतह है, वो भी इंडिया का पार्ट मानी जाती है। बात समझ में आ गई भैया? अच्छा, एक चीज और, एक एरिया और माना जाता है आपका, जैसे हम लोग कहते हैं एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है, जैसे ये होता है 200 न्यूट्रिकल माइल्स, जो तो आपकी बेस लाइन है उससे 200 न्यूट्रिकल माइल्स, 200 न्यूट्रिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इस जल 12 यहाँ से 12 घटा दो, आप पहले 12 घटा दो, अब बचा 188। तो जो 188 वाला एरिया है, 188 वाले एरिया में, जो आपको 188 वाला एरिया है, 188 वाले एरिया में अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज निकालने का काम करते हो, तो वो काम भी क्या माना जाएगा, इंडिया का काम माना जाएगा। मतलब इस पर्पज के लिए क्या माना जाएगा, वो इंडिया ही माना जाएगा। वो बात समझ में आ गई? वैसे तो वो इंडिया के बाहर है, वैसे तो आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा कोई भी काम करते हो, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, इंडिया से उसका आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप नेचुरल रिसोर्स से काम करते हो, 180 न्यूट्रिकल माइल्स, किससे, जो आपका टेरिटोरियल वाटर, इसे 12 न्यूट्रिकल माइल्स को कहते हैं हम लोग टेरिटोरियल वाटर, क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर 12 न्यूट्रिकल माइल्स का बेस लाइन से आपका इंडिया का पार्ट माना जाता है ना। इसकी जो आगे का एरिया है 188, टेरिटोरियल वाटर के जो आगे का एरिया है 188, वो इंडिया का पार्ट तभी माना जाएगा सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकालने के लिए। बात समझ आ गई? तो भैया मैंने इंडिया आपको बता दिया, इंडिया क्या कहते हैं, बाकी पढ़ ली भैया नोट्स से। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक कंपनी मीन्स ए इंडियन कंपनी या एनी अदर कंपनी विच इज रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम liable to tax under this act has made the prescribed arrangement for the declaration and payment within India of the dividend, है ना, पेबल आउट ऑफ सच इनकम। तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ये है, एक तो इंडियन कंपनी है, एक तो इंडियन कंपनी है, और एक एनी अदर कंपनी जो क्या है, इनकम टैक्स देने के लिए इंडिया में लायबल है, ठीक है, और जो डिविडेंड का अरेंजमेंट कर रही है, डिविडेंड को पे करने का अरेंजमेंट कर रही है, ये डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है ना, किसमें से, जो इंडिया में टैक्सेबल इनकम है उसमें से, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे। बात समझ आ गई भैया, डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं, डोमेस्टिक कंपनी, बात समझ आ गई भैया? कोई दिक्कत हो ना, कहीं समझ में ना आए तो पूछ जरूर लियो, व्हाट्सअप कर लियो, मेल कर लियो, कोई दिक्कत ना है ना, आराम से पूछ जरूर लियो, कहीं पर भी आपको समझ में ना आए कुछ भी। अब कुछ ना आपको डेफिनेशन, कुछ टर्म्स बताता हूँ, कुछ टर्म्स, कुछ आपके टर्म्स पढ़ना जरूरी है जब हम इनकम टैक्स में बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में बढ़ने से पहले कुछ हमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो समझना ये, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे शब्द हैं वो समझना जरूरी है। कैजुअल इनकम, रेगुलर इनकम, जो क्यों समझना है बता रहा हूँ, ये इसलिए समझना है कि ऐसा ना हो कि भैया अगर कैजुअल इनकम हो तो हम इसको इनकम ही नहीं मानेंगे ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी चाहे वो कैजुअल इनकम हो, है ना, चाहे रेगुलर इनकम हो, भैया इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा आपको, चाहे रेगुलर मिल रहा हो चाहे कैजुअल मिल रहा हो। ये ना कह सकते आप, हम तो बच नहीं सकते कि भैया हमें तो कैजुअल मिल हुआ है, कभी कभी मिल हुआ है, 50 सालों में 10 सालों में एक बार प्रॉफिट होता है, तो भैया ना मानेंगे, कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल होगी। रेगुलर रिसिप्ट, रेगुलर होता है बिजनेस में आपको रेगुलर पैसा आता रहता है, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिसिप्ट, वो भी टैक्सेबल होगी। अब आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपको मिल रही है वो तो टैक्सेबल होती है नॉर्मली, बट कैपिटल रिसिप्ट कहीं कहीं टैक्सेबल नहीं होती है। जैसे इंश्योरेंस, जैसे आपका शेयर कैपिटल है, आपने शेयर कैपिटल इशू करी किसी कंपनी में, ठीक है, उसको क्या मिला, शेयर कैपिटल के बदले में अमाउंट मिली, तो क्या टैक्सेबल होगी ना, जनरली नहीं होती है। लेकिन अगर आप कैपिटल असेट्स जो इनकम टैक्स में डिफाइन है उसको आप बेचते हो, क्या करते हो, बेचते हो, तो उस पर क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा।
मतलब ये वाला जो नेचर का कैपिटल रिसिप्ट है वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। बात समझ आ गई भैया। नेट रिसिप्ट और ग्रॉस रिसिप्ट, ये वाला कहा है भैया। नेट रिसिप्ट और ग्रॉस रिसिप्ट ये है भैया कि भैया नेट रिसिप्ट आपकी टैक्सेबल होती है, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं होती है। मतलब आप अगर बिजनेस में सेल करते हो तो सेल पर टैक्स लगता है क्या, इनकम टैक्स? सेल पर थोड़ी लगता है भैया, वो तो प्रॉफिट पे लगता है। प्रॉफिट कितना हुआ है उस पर लगता है ना। तो ये कहना मतलब है कि डेट रिसिप्ट लगता है, ग्रॉस नहीं लगता है। ठीक है। ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस, ठीक है। इनकम कैन बी टैक्सेबल ड्यू बेसिस, रिसिप्ट बेसिस। सिर्फ दो हेड में आपके पास ऑप्शन है, एक तो पीजीवीपी और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, या तो एक्रूअल बेसिस पे कर लो, ड्यू बेसिस पे, या फिर कर लो आप रिसिप्ट बेसिस पे। बात समझ आ गई भैया। या तो ड्यू बेसिस पे कर लो या रिसिप्ट बेसिस पे कर लो। ड्यू बेसिस रिसिप्ट पे क्या है, जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका क्या चल रहा है 20-21, ठीक है। 20-21 में आपको क्या मिलना है, आपको रेंट आना है, लेकिन अभी आया नहीं है, रेंट ड्यू हो गया, रेंट देना है, आया नहीं है। तो ड्यू बेसिस कहता है भैया ये वाला रेंट अपनी बुक्स में दिखा दो। क्यों? क्योंकि हम कौन सा मेटाफॉर बोल रहे हैं, ड्यू बेसिस। और रिसिप्ट बेसिस कहता है भैया कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना हो रेंट, जब तक मिलेगा नहीं तब तक बुक होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है। अब दो तरीके की इनकम पे ये ऑप्शन होता है, एक्रूअल और ड्यू का, एक्रूअल और कैश का। एक तो आपका पीजीपीपी इनकम, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात समझ आ गई। हाँ भैया, जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो, थोड़ा सा। बस ये क्लास आपकी ना 10 से 15 मिनट और चलने वाली है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास चालू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। पेशेंस तो भैया दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा, पेशेंस के आगे कुछ नहीं है। Generally, income tax levied on income earned, not capital received. However, some income are taxed in capital received, like capital gain. मैंने आपको बताया भी था कि कैपिटल असेट्स को अगर आप बेचोगे तो टैक्स लग जाएगा, है वो कैपिटल रिसीव, लेकिन उस पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल होगा। फिक्स्ड कैपिटल होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल। देखो सर्कुलेटिंग कैपिटल टैक्सेबल होती है, जैसे डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, है ना। ये क्या होती है, ये टैक्सेबल से मतलब होता है कि इसको आप अगर कैश में कन्वर्ट करते हो, मतलब इनकम दिखाते हो, तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन शेयर कैपिटल का आपको पैसा मिला है तो ये टैक्सेबल नहीं होता, ये टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। कैपिटल असेट्स को बेचने से टैक्स लगता है, लेकिन शेयर कैपिटल का पैसा अगर आपको मिला है, कैपिटल रिसीव लिक्विडिटी टैक्सेबल नहीं होती है, हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई भैया। तो इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स तो चार्जेबल टू कैपिटल गेन है। अगर ट्रेडिंग असेट है तो ये चार्जेबल टू पीजीवीपी है। जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर होता है कंस्ट्रक्टर, वो बिल्डिंग बना के बेच रहा है, तो उसके लिए जो बिल्डिंग है वो क्या मानी जाएगी, उसकी मानी जाएगी पीजीपी, मतलब बिजनेस इनकम। ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल है, वो अपनी बिल्डिंग या घर बेच रहा है, तो ये उसकी मानी जाएगी कैपिटल असेट। क्या मानी जाएगी, कैपिटल असेट, और कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, बात समझ आ गई, आगे बढ़े। देखो ये आप कैसे पहचानोगे कि ये कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैसे पहचानोगे बताओ भाई, कोई है तरीका? तो भैया कुछ तरीके हैं ऐसे। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस करे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट आपने जो भी आपने हाउस, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट जैसे किसी बिल्डर है, बिल्डर ने कोई प्रॉपर्टी बेची तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची, आपके लिए कैपिटल है, तो वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। सिमिलरली फॉर शेयर एंड सिक्योरिटी, शेयर एंड सिक्योरिटी क्या है, अगर आपका मोटिव है रेगुलरली इनकम कमाना, तो इसको रेगुलरली ट्रेड करना, मतलब ट्रेड करना, इनकम मानी ट्रेड करना, तो उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस इनकम। ठीक है। मोटिव आपका सिर्फ और सिर्फ इनकम कमाना, मतलब अर्न करना है, इंटरेस्ट अर्न करना है, डिविडेंड, तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन, इन्वेस्ट, तो फिर वो आपकी असेट मानी जाएगी। मोटिव टू सेल सेम डे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेकुलेटिव। बात में आ गई, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑलवेज क्या माना जाएगा, इसे हम लोग क्या मानेंगे, स्टॉक है कैपिटल असेट, ऑलवेज मानेंगे कैपिटल असेट्स। बात समझ आ गई, कैपिटल असेट्स मानेंगे, नहीं मानेंगे बिजनेस इनकम, कैपिटल असेट्स मानेंगे हमेशा। कैन ए सिंगल ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट है बिजनेस इनकम, यस हो सकता है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब एक इवेंट में गए, वो लगता है साल में एक बार है, उस इवेंट में आपने कुछ बेच दिया, तो भैया ये भी आपका कैजुअल इनकम जो है वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी ना। लिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर आपका लिक्विड डैमेज है पेड ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रेगुलरली हैज कैपिटल रिसीव, इसको हम कहेंगे कैपिटल रिसीव कहेंगे। ठीक है। वो रेगुलर होनी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो कोई रेगुलर नहीं है, वो क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल रिसीव।
कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। देखो अगर आपके पास में एक एजेंसी है, सिर्फ एक एजेंसी, तो क्या मानेंगे इसको? कैपिटल रिसीव। अगर आप में एक से ज़्यादा एजेंसी है तो आपको इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीव। बोथ बोथ टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम है, तो दोनों टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम, लेकिन किसी यहाँ पर हम कैपिटल रिसीव माने और किसी यहाँ पर और रेवेन्यू रिसीव माने, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। जनरली गिफ्ट जनरली कैपिटल रिसीव एज वन टाइम बट टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। गिफ्ट है तो कैपिटल रिसीव, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होती है? टैक्सेबल होती है। क्लियर? अब क्या मैक्सिमम, ये क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट, हाईएस्ट रेट इंक्लूडिंग सरचार्ज विच कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द इंडिविजुअल एओपी बीओआई एज द केस में भी। ठीक है। बी इंक्लूडेड कैन बी टैक्स 30% प्लस 15% और सरचार्ज कितना? 4%। यहाँ पे होगा टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई एवरेज रेट। बात समझ आ गई? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अगर आपको एवरेज रेट निकालनी है तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे? एक तो इनकम टैक्स निकालो पहले, वो टैक्स किस इनकम में निकाला वो इनकम निकालो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तब ये आई एवरेज रेट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई भैया? आगे बढ़े। देखो प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर उसे कहते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या है? जिससे हम टैक्स देते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर देते हैं, जैसे आप अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 21-22। प्रीवियस ईयर क्या है? 20-21। नॉर्मली हमें क्या 21 फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर 21-22 का पैसा कब देना होता है? 21-22 में। 20-21 का पैसा 21-22 में। क्लियर? लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शनल है, जहां पर जो आपका प्रीवियस ईयर होगा वो आपका क्या बन जाएगा? इक्वल टू असेसमेंट ईयर। कौन सा है वो? एक तो ये देखो, वैसे मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर उस ईयर को कहते हैं जिस ईयर आप पैसा कमाते हो, और असेसमेंट ईयर उस ईयर को कहते हैं जिस वर्ष आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे अभी इस टाइम क्या चल रहा है? अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21 और 22, ये तो चल रहा है, ये चल रहा है ना? क्लियर? अब यहां पे दोनों डिफरेंस अलग अलग ईयर हो गए, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं, मैं भी आपको एक एक करके बताऊंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही मान लिया। क्या मान लिया? एक ही मान लिया। मतलब हम भैया तेरे आगे वाले ईयर का असेसमेंट का वेट नहीं करेंगे, तू टैक्स अभी दे टैक्स। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डर है। क्या है? डर है कि टैक्स ना मिले, इसलिए डर है। इसलिए हम अगली साल का वेट नहीं करेंगे। और अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में काफी सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो दिखने को है, ये जो असेसमेंट ईयर है इन्हें देखने को है, देखने को। टैक्स तो गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में ले लेती है ना? बताएंगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्या है? एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, तमाम चीजें हैं जो कहने को तो असेसमेंट ईयर उन्होंने अलग अलग कर दिया। आपको लगता है कि गवर्नमेंट वेट करेगी कब तक का? 1 साल का वेट करेगी? लग रहा है आपको? ना। जब आप पैसा कमाओगे, गवर्नमेंट तो चाहती है कि जिस दिन आप पैसा कमाओ उस दिन टैक्स दे जाओ। जिस दिन आप पैसा कमाओगे उस दिन टैक्स दे जाओ। नहीं करेंगे अगले दिन का वेट, एक भी दिन का वेट नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? तो चलो, ये तो बात थी टीडीएस के रूप में पैसा देना, एडवांस टैक्स के रूप में पैसा देना, टीसीएस के रूप में। जनरली यहां पर गवर्नमेंट को डर है तो कह रही है भैया ऐसा है, हम तो ना वेट करेंगे अगले साल का, हमें तो टैक्स आप अभी दे जाओ। किस केसों में है? आप शिपिंग बिजनेस का काम करते हैं, आप कौन है? नॉन रेसिडेंट है। कौन है आप? नॉन रेसिडेंट। और आप शिपिंग बिजनेस का काम करते हैं। शिपिंग बिजनेस का मतलब ये है कि आपका एक शिप है, आपका हो या किसी और का हो, शिप है, आप शिप के कैप्टन हो, और आप क्या कर रहे हो? आप माल लेके आ रहे हो, ले जा रहे हो, लेके आ रहे हो या लेके जा रहे हो, है ना? गुड्स के स्टॉक, मेल, गुड्स एट इंडियन पोर्ट। इफ दिस इज बिलोंगिंग टू द नॉन रेसिडेंट देन इंडिया को छोड़ने से पहले जो भी आपका इनकम टैक्स है
वो भैया पेड कर जाओ। वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो उस जहाज का कैप्टन हो गया या उस जहाज की कैप्टन ने किसी को ऑथोराइज करा है, तो भैया वो पे करिए टैक्स। अब वो क्या टैक्स कितना लगेगा, किस पर लगेगा? बेनिफिट दिया आपको, एक क्या माना, डीम्ड प्रॉफिट मान लिया है कि आपका जितना भाड़ा है, क्या है, भाड़ा है, उसका ना 7.5% आपकी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। और इनकम मान लेंगे, इस पर टैक्स जो आप होगे, अगर कंपनी हो गए कंपनी के हिसाब से निकालेंगे, इंडिविजुअल हो गए इंडिविजुअल के हिसाब से निकालेंगे। टैक्स का जो रेट होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो टैक्स का रेट होगा। इनकम आपकी इतनी मान ली जाएगी। ये तो हो गया पहला वाला केस। सेकंड केस, सेक्शन 172 थी, ये सेक्शन 174 है। ये क्या कह रही है भैया? ये कह रही है एक बंदा है, पर्सन है जो इंडिया छोड़ने को है, और ये लग रहा है कि उसने जो पैसा कमा हुआ उस पर टैक्स ना देगा। वो इस साल जो पैसा कमाया टैक्स नहीं देगा, वो मत जाने दो। गवर्नमेंट कह रही ना, अगर ए को लगता है, एसिंग ऑफिसर को लगता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया छोड़ने को है और उसका इंडिया वापस जाने का कोई भी इरादा नहीं दिखाई दे रहा है, तो भैया एक काम कर, जाने से पहले जो आपने इनकम अर्न किया अब तक की, वो उस पर टैक्स दे जा। अभी क्या दिया? टैक्स। मतलब उसका मैंने कि ना, हर केस में क्या है, हर केस में प्रीवियस ईयर को ही क्या मान लिया है, असेसमेंट ईयर मान लिया है। बात समझ में आ गई भैया? आ गई भैया? अगला केस, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, थर्ड केस ये है कि एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए आपस में मिले, कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपस में मिले। अब क्या कर रहे हैं, ये जाना, ये खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है इन द सेम ईयर नेक्स्ट ईयर ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एज द इनकम ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो कह रहा है भैया ऐसा है, हम नेक्स्ट ईयर का वेट न करेंगे, टैक्स तो आप अभी दे जाओ। ये को ऐसा लगता है, सब केस में ये को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, तो भैया वेट नहीं करेगी वो आपके असेसमेंट ईयर का, अभी टैक्स तो अभी भर दे, वेट नहीं करेंगे हम आपका आगे। अगला सेक्शन 175, ये क्या कह रही है? ये कह रहा है अगर ये को लगता है, क्या लगता है, कि आपके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है, उसको आपको क्या कर रहे हो, आप छुपाना चाह रहे हो, छुपा के ना बेच रहे हो, उसे बेच, जिससे कि मुझे ना टैक्स ना देना पड़ जाए, टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो भैया ऐसा है, गवर्नमेंट देगी रोक, और गवर्नमेंट रोक के टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो क्या कर रही है कि भैया गवर्नमेंट रोकेगी नहीं, एक काम करो भैया, हम तुम्हें टैक्स ना आप अभी दे जाओ, है ना। अगर किसी को लगता है, गवर्नमेंट लगता है कि आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी को बेच करके बेच बात के उस पर क्या करोगे, टैक्स छुपा लोगे, है ना, तो हम आपके अगले साल का बिड नहीं करेंगे ना, टैक्स तो आप अभी दे जाओ, इसी साल दो। कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, चार्ज मतलब उसको चार्जिंग मतलब मॉर्गेज पे रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भैया हम बेट ना करेंगे आगे का, टैक्स आप अभी दे जाओ। बात समझ में आ गई भैया? चौथा वाला केस। अब लास्ट केस, लास्ट क्या है कि आप भैया आपका ना बिजनेस बंद हो रहा है, जब बिजनेस बंद हो रहा है और एओ को इस केस में क्या कर सकती है, कर भी सकती है और ना भी कर सकती है, दोनों काम है। मतलब आपसे टैक्स उस ईयर में वसूल भी कर सकती है, और यह भी हो सकता है कि आपसे ना भी वसूल करे टैक्स, असेसमेंट ईयर में करे। तो क्या है कि जिस डेट तक आपका, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस ईयर टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, जो भी आपका बिजनेस है भैया ऐसा है, इसी साल टैक्स ले जाओ, है ना। जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर 2021, सही है, अभी क्या असेसमेंट ईयर 21 और 22। अब आपने क्या, किसी को ना पता लगा जुलाई में कि किसी बंदे ने बिजनेस अपना बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो भैया अब ए को लग रहा है कि भैया अभी से पैसे ले लो, अभी से पैसे ले लो। तो क्या करेंगे, जुलाई में जाकर के कहेंगे भैया ऐसा है, हम वेट ना करेंगे तुम्हारे असेसमेंट ईयर का, मतलब 22-23 का वेट नहीं करेंगे, टैक्स तो आप 21-22 में दे जाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यू बिजनेस। आज में बस ये है कि इस पर छोड़ भी सकती है आपको और नहीं भी छोड़ सकती है, ये इसके बाद में क्या है, डिस्क्रिएशन पावर है, मतलब छोड़ भी सकती है और नहीं भी, मतलब आपके बिजनेस खत्म होने के बाद क्या कर सकती है, बाद में भी आपसे टैक्स ले सकती है, क्लियर है। अगर आप इन तरीके की हरकत कर रहे हो तो भैया वो टैक्स इसी साल ले लेगी आपसे, क्लियर है, प्रीवियस ईयर में ले लेगी, प्रीवियस ईयर आपका असेसमेंट ईयर मान लिया जाएगा। तो कुछ ये एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन ये बता रहे थे कि किस केस में आपको प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर हम लोग मान लेंगे, क्लियर। तो मैंने आपको इस पूरे अभी तक वीडियोस में क्या क्या चीज बताई, एक तो मैंने आपको बताया मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट, कुछ डेफिनेशन बताई, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, है ना, जैसे एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन किसको मिलेगी, किस इनकम में मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, है ना।
जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसका क्या करेंगे हम, अगर वो रह जाती है तो किससे सेटअप होगी, है ना। इसके बाद में आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके काम आएंगे आगे। इसके बाद में मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्या होता है और असिस्टेंट ईयर क्या होता है ना। इसके बाद में आपको बताया था कुछ 5 रूल जो ये बता रहे थे भैया ऐसा है प्रीवियस ईयर और असिस्टेंट ईयर ये सेम होंगे कुछ केसों में, वो 5 केस मैंने आपको बताए थे। ये पूरा वीडियो हमारा इर्द गिर्द आपका घूम रहा था, ठीक है। तो मैं अपनी ना वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को बार बार सुनना है। अगर आपको लगता है कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करूंगा। आप जो मेरे साथ आपकी वेबिनार होगी उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपका जवाब दूंगा हर मीडियम में, क्लियर है। तो अब मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आपको नोट्स जरूर पढ़ लेना, जो मैं आपके साथ में नोट शेयर कर रहा हूँ प्लीज पढ़ लीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा कि नॉलेज तो आपको मिल गई लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके।